चलें जी, नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं, सेक्शन 83। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली के सामने अपना एनुअल बजट रखना है। उस बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। रेवेन्यू जो हैं वो फिक्स्ड होंगे, जो कि रेम्यूनरेशंस वगैरह, सैलरीज होंगी, मेंटेनेंस करने के चार्जेस होंगे उनके ऑफिस को। इसके अलावा जो दूसरे हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जिसमें सड़कें, हाईवेज वगैरह बनने हैं, वो उनके ऊपर वोटिंग होगी, एक अमाउंट डिस्कस होगी, वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के सजेशन के बाद अब एक बजट हमारा फाइनल हो गया। सेक्शन 82 के अंदर एक बजट हमारा फाइनलाइज हो गया। अब सेक्शन 83 जो है वो इस बारे में है कि जो हमारा बजट फाइनल हुआ है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा। उसको ऑथेंटिकेट हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। जो अगला हमारा पेज है ना, प्रोविजनल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स का, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर उसको करेगा। सिर्फ ये एक वर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा सेम। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो है इस स्केड्यूल को साइन करेगा। इसके अंदर जो अमाउंट है वो जो सेक्शन 82 में डिसाइड हुई है उससे ज़्यादा नहीं आप कोट कर सकते। वो अमाउंट वही रहनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उसको साइन कर देगा, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगी। उसके बाद वो जो बजट तैयार होगा वो आप उसमें से पैसे खर्च कर सकते हैं। ये सेक्शन का मतलब है सेक्शन 83 का। सेक्शन 83 का क्या मतलब है कि सेक्शन 82 में जो बजट डिसाइड हुआ है उसको प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा साइन करेगा। अमाउंट जो है वो जो पिछले सेक्शन 82 में डिसाइड हुई है उससे ज़्यादा नहीं करने की इजाज़त, जो डिसाइड हुई थी वही रहेगी। प्राइम मिनिस्टर उस पर साइन करेगा। उसके बाद एक दफ़ा नेशनल असेंबली के सामने दोबारा वो बजट पेश किया जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। उस पर ना मज़ीद डिस्कशन होगी, ना उसमें कोई चेंजेस होंगी, सिर्फ नेशनल असेंबली के सामने पेश होगा, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया हुआ होगा और उसके बाद वो अवेलेबल है कि उसमें से पैसे निकाले जाएं जहाँ जहाँ पे खर्च करने की इजाज़त है। ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको हमने इंग्लिश में लिख लेना है। मैंने अपने बुक के अंदर इसको जो है easy वर्ड्स में ऐसे लिखा है, बजट इज अप्रूव्ड अर्लियर बाय नेशनल असेंबली, अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन दैट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली ऑथेंटिकेट्स इट, नेशनल असेंबली डज नॉट डिबेट अगेन, ओनली द मनी कैन बी लीगली स्पेंट। अब ये मनी जो है वो लीगली स्पेंट हो सकती है। या अगर आईकैप हमसे ये सवाल पूछता है कि जो बजट बना है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का वो किस टाइम खर्च में लाया जा सकता है, तो उसके दो तरीके हैं। एक, पहले वो प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करेगा, नेशनल असेंबली के सामने वो दोबारा एक दफ़ा पेश होगा, अब वो जो है लीगली उसको स्पेंड किया जा सकता है। ये था हमारा सेक्शन 83। इसको इसी तरह से याद करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इसकी लैंग्वेज को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया इसको अपने आप को उर्दू में समझाएं और इसको इंग्लिश में आप इसी तरह लिख लें। मैं इसकी एक पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी नोट्स के सूरत में, तो आप उसको वहाँ से अपनी बुक के ऊपर लिख लें जैसे मैंने लिखा हुआ है। पेपर वाले दिन हमने इसको इसी तरह से बस एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और ये हमारा तैयार होगा। और हमारे फ्री के जो नंबर्स है 10 से 15 जो हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक हमारे 10 से 15 नंबर फ्री के हैं, वो हमने 31 दिसंबर तक कर लेने हैं कवर। वो इसी तरह करने हैं, हमने जल्दी से उर्दू में अपने आप को समझाना है, इंग्लिश में हम खुद ही उसको लिख लेंगे और हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप भी इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर ले, मैं भी कर लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। चलें जी, वो रिवाइज हो गया। अब अगला हमारे जो सेक्शन 84 है उसमें बात की जा रही है कि जब एक दफ़ा हमने एक बजट डिसाइड कर लिया, साल के अंदर हमें पता चला कि हमें थोड़े से और पैसों की ज़रूरत है। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया था पिछले दिनों में, या अभी ये पिछले दिनों में जंग हो गई थी इंडिया से, या कोई भी सैलाब आ जाता है, या कोई भी इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें अचानक से एमरजेंसी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ रही है। तो उसमें फिर हम क्या करें? हमने उसमें क्या करना है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से मजीद पैसे निकाल सकती है। किस तरह निकाल सकती है? नेशनल असेंबली के सामने दोबारा वो बजट रखेगी कि इतने पैसों की ज़रूरत हमें ज़्यादा हो रही है, नेशनल असेंबली के सामने रखेगी। उसको हम कहेंगे एक्सेस ग्रांट्स या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। ये सेक्शन 84 कहता है। सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट्स क्या हैं कि एक दफ़ा जो बजट पेश हो गया था, प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया था, वो अप्रूव हो गया था, उसके बाद साल में किसी भी टाइम पे अगर ये ज़रूरत पेश आती है कि पैसे और ज़्यादा चाहिए तो फिर एक सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट पेश किया जाएगा। कौन पेश करेगा? फेडरल गवर्नमेंट पेश करेगी। किसको? नेशनल असेंबली को। बस इसमें ये बात है, इसको इंग्लिश में हमने याद कर लेना है। अपने उर्दू में अपने आप को समझा के इंग्लिश में हम इसको आराम से लिख सकते हैं। इस सेक्शन में बस ये लिखा हुआ है। अब जल्दी से हम इस सेक्शन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला सेक्शन करते हैं। चलिए, अगला जो हमारे सेक्शन है वो है सेक्शन 85, वोट्स ऑन अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि साल में अगर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, तो फिर नेशनल असेंबली के पास ये पावर है 4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, 4 महीने तक अगर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो इस अरसे तक
जो है नेशनल असेंबली के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जगह ऑथेंटिकेट कर सकती है बजट को। द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट for expenditure for a part of financial year not for more than 4 months if the authentication of schedule is pending। सर अदनान ने आगे लिखवा दिया था ड्यू टू पीएम एब्सेंस। अगर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में 4 महीने से ज़्यादा के अरसे के लिए नहीं, 4 महीने के अंदर अंदर नेशनल असेंबली जो है वो पावर रखती है कि वो बजट को अप्रूव कर दे। इस लाइन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है। अब इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, फिर अगले सेक्शन की तरफ आते हैं। अब सेक्शन 86 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 86 में ये लिखा हुआ है कि अगर नेशनल असेंबली भी अवेलेबल नहीं है, वो डिसॉल्व हो गई है और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को ऑथराइज करवाना है, तो फिर कैसे करें? फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। अगेन वही शर्त है, 4 महीने से ज़्यादा का अर्सा ना हो। अगर प्राइम मिनिस्टर भी अवेलेबल नहीं है, नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो गई है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को ऑथोराइज कर सकती है अपने खर्चे के लिए, लेकिन अगेन नॉट फॉर मोर देन 4 मंथ्स। सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है। इसी तरह हमने सेक्शन 83 की है, 84 की है, 85 की है, 86 की है। ये बहुत ईजी सेक्शंस हैं, इनको सिर्फ उर्दू में अपने आप को आपने बता लेना है और इंग्लिश में आप इसको खुद ही लिख सकते हैं। और ये बहुत ईजी है बुक की, क्योंकि मुश्किल ज़ुबान की वजह से हम फंस जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी ज़ुबान को रट्टा मारना है। सिर्फ अपने आप को समझा लें कि ये लिखा हुआ है, उसको आप खुद से लिख लें, मोर देन इनफ है, बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। और जो हमारा ये एक दफ़ा याद हो जाएगा तो जो अगला प्रोविजनल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिर्फ कुछ वर्ड्स को एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट के थे। सिर्फ एक एक वर्ड चेंज होगा, बाकी एग्जैक्टली डिटो वही लिखा हुआ है। तो इस तरह ही हमारा चैप्टर 2 जो है वो तैयार हो जाएगा। और इस चैप्टर को देख के डरना नहीं है। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार उर्दू में इसको बताया कि इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर के नेम का क्या मतलब है, उसके बाद अंदर पढ़ क्या रहे हैं। जब हम इस चीज़ को अपने आप को समझा लेंगे ना कि लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब समझ लेंगे, तो उसको रिटेन रखना बहुत आसान होगा। क्योंकि टेक्स्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। सिलेबस कवर हो जाता है, चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, पेंडिंग लेक्चर्स के पीछे स्टूडेंट्स भागते रहते हैं। पेंडिंग लेक्चर्स एक दिन में 4-4, 5-5 भी आप ले लेंगे 2 की स्पीड पे देख के, 1.5 की स्पीड पे देख के, लेकिन क्या बात सवाल ये है कि वो मार्च 6 तक आपके माइंड में रिटेन रहेगा, नहीं रहेगा। ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि रिटेन नहीं रहता। रिटेन रखने का ये तरीका है कि आप उसको अपने आप को उर्दू में समझाएं, उसका मतलब समझें कि लिखा क्या हुआ है। उसके बाद अगर आप उसको 2-2, 3-3 दिन तक रिवाइज नहीं भी करेंगे ना, तो वो आपके जहन में होगा। अगर टेक्निक्स फॉलो की हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपने शॉर्ट फॉर्म्स में लिख ली हुई होंगी, जैसे E2 C2 हमने किया था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट लॉज में हमने कहा था E2 C2 वाले 4 पॉइंट्स आ जाएंगे और बाकी 5 बाद में आ जाएंगे। जो साउंड टेक्स्ट सिस्टम था उसको फीका से याद किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर आप कभी नहीं भी रिवाइज करें 2-3 दिन तक या हफ्ते तक, महीने तक, वो आपके दिमाग में रिटेन रह जाता है। पेपर पास करने के लिए CA में ख़ास तौर पे नॉलेज को रिटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, एज़ कि आप उसको रट्टा मारते रहें। क्योंकि ICAP कभी भी सीधी सीधी डेफिनेशंस नहीं पूछेगा कि यार ये बता दो, ये बता दो। बहुत कम नंबर्स में पूछता है और उससे पेपर पास नहीं होता। ज़्यादा ये है कि आप लोग उसको समझ के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिटेन रखें, और यही हम कर रहे हैं इन वीडियोस में। हमने याद भी करना है, रिटेन भी रखना है, इजी वर्ड्स में अपने दिमाग में रखना है, ताकि कोई भी हमसे पूछे तो हमें पता हो कि यार उस बात का मतलब क्या था। तो ये हमारे सेक्शंस थे। अब हम इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 87 करेंगे।